हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, फर्स्ट चैप्टर आपका। इसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे जो हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ, ठीक है। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस था, सेकेंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 थी। आज इसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कवर करेंगे। टोटल इसमें 5 टाइप्स आपको करनी होती हैं क्लास 12th में, जिसमें आपका आ गया वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, फिर अनटू फंक्शन, फिर उसका साथ ही इनटू फंक्शन, एंड द फिफ्थ वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। टोटल 5 फंक्शंस आपको सीखने होते हैं। आज के लेक्चर में ये 5 फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स में आपको समझाने वाला हूं। तो आज हम मेन डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, छोटी छोटी एग्जाम्पल से उनको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर, उसमें हम इस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 1.2 उसको कंप्लीट करेंगे। बट आज का लेक्चर देखने के बाद वो एक्सरसाइज आप खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है वो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज फंक्शन। यहां पर ब्रीफ जो इसका डेफिनेशन है, जो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज फंक्शन, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है फंक्शंस के बारे में, तो बच्चे क्लास 11th का भी मैंने ये चैप्टर करवा रखा है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th का ये सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें फंक्शंस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप क्लास 11th के वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उससे आपको फंक्शंस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको डेफिनेशन पहले इसकी बताता हूं फंक्शन की, फिर उसके साथ जो इसके टाइप्स हैं उनको कनेक्ट करता जाऊंगा उसी डेफिनेशन के साथ। ध्यान से समझना है और प्रॉपर नोट्स बनाने अपनी नोटबुक पे। ओके डियर। सो नंबर 1, व्हाट इज फंक्शन। पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आपको रिलेशन आ गया है तो फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, रिलेशन की ही एक टाइप होती है। जो फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, बट एक स्पेशल रिलेशन है ये, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करें। चलिए, क्या है डेफिनेशन। कह रहा है अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, आपको याद रहेगा कि ये रिलेशन ही होता है। तो व्हाट इज फंक्शन, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच, उसमें क्या हो रहा है, बस वो जो हो रहा है वो समझना है ध्यान से। इन विच 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, एवरी एलिमेंट, चलो दोनों कंडीशंस मैं एक साथ ही लिखता हूं, पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों कंडीशंस को मैं यहीं पे समझा दूंगा। इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट जिसे आप डोमेन बोलते हो, फर्स्ट सेट जिसे आप डोमेन बोलते हो, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज यूनिकली, ये सेकंड कंडीशन है, यूनिकली जो बोल रहा हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज यूनिकली रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। दिस इज अ बेसिक, सेकंड सेट को आप बोलते हो कोडोमेन। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट सेट आपका डोमेन रहता है, सेकंड सेट आपका कोडोमेन रहता है। तो यहां पर जो 2 कंडीशंस हैं वो कंडीशंस को आप ध्यान से समझें। एवरी, ये वर्ड याद रखें, एवरी, ठीक है। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। देखो रिलेशन आपने अभी पढ़ा कि रिलेशन के अंदर पेयर्स ही होते हैं, फंक्शन के अंदर भी पेयर्स बन रहे होते हैं। तो पेयर्स कौन बना रहे हैं, डोमेन, यानी फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट को आप छोड़ नहीं सकते, हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। और वो पेयर किस तरह से बना रहा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इसकी सेकंड कंडीशन। एंड व्हाट इज दैट, यूनिकली। हर एक एलिमेंट यूनिकली पेयर बना रहा होना चाहिए। अब कई बार कंफ्यूजन होती है, सर यूनिकली का मतलब कहीं डिफरेंट तो नहीं है। नो नो नो, डिफरेंट नहीं है। यूनिकली का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, डिफरेंट वर्ड यूज कर लूंगा अगर मैं यूनिकली के लिए, फंक्शन तो वो रहेगा लेकिन वो फंक्शन के एक स्पेशल आगे टाइप आ जाएगी जो आप अभी समझने वाले हो। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक सेट ले लिया ए एंड दिस इज अनदर सेट बी। इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4। अब ये जो 1 2 3 4 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, अरे भाई ये सारे के सारे एलिमेंट
पेयर बना रहे होने चाहिए। पहले तो ये 1 को नहीं छोड़ सकते, 2 3 4 किसी को नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। अब यहां पर मानो मैंने रख दिया 5 6 7 8, लेट अस सपोज सेकंड सेट इज 5 6 7 8। अब मैं जब 1 को 5 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो 1 की जो इमेज है वो 5 है, तो एक पेयर मेरा बन गया। इसको मैं इस तरह से भी दिखाता जाता हूं ताकि आप रोस्टर फॉर्म में भी इसको समझ पाएं। ये वाला जो फॉर्म होता है इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, अभी जो मैं लिख रहा हूं इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है, तो ज़्यादातर आप सेट बिल्डर फॉर्म में रहते हो। तो आई एम राइटिंग हेयर 1 5, तो फर्स्ट पेयर मेरा बन गया, तो 1 जो है पेयर बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर 2 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक पेयर मेरा और बन गया 2 5। अब ध्यान से समझना जो मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इस 2 को 7 के साथ कनेक्ट करता हूं, 2 को मैं 7 के साथ कनेक्ट करता हूं, तो यहां पर आप मेरे को ये बता रहे हो, जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार 2 की जो इमेज है वो 5 भी है, तो पहले मैंने आपको बताया कि 2 की इमेज, सॉरी 7 5 तो लिख दिया। पहले मैंने आपको बताया कि 2 की इमेज 5 है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2 की इमेज 7 है। एरो डायग्राम में आप देख सकते हो 2 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 7 है। तो यहां पर ये जो यूनिकली वर्ड है ये फेल हो रहा है। उसने बोला था हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी हैव अ सिंगल इमेज। यहां यूनिकली की जगह आप सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिंगल, डिफरेंट नहीं यूज करना, सिंगल वर्ड यू कैन यूज। सिंगल क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं, और यू कैन राइट सिंगल, कि एवरी एलिमेंट हैविंग सिंगल इमेज इन द सेकंड सेट। देखो डेफिनेशन पे मैं ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन एकदम अगर आपको क्लियर है ना, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कभी किसी को दिक्कत नहीं आती। क्योंकि भाई ये जो कनेक्टिविटी है ना, यूनिकली कर रहा हूं अभी, इसी को एडजस्ट करते जाना है, तो आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे जो आपने 5 सीखने, इतना सिंपल है वो। तो मेरे बच्चे यहां पर 2 7 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता अगर इसको आप फंक्शन बना रहे हो, तो यहां पर 2 यूनिकली कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां पर मैं इसको नहीं लिखूंगा। यह आपको समझाने के लिए बता रहा था, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये वाला पेयर आपको इसमें नहीं रखना है। अगर कोई सेट या कोई रिलेशन इस तरह से लिखा हुआ है पेयर्स में, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यार फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो पेयर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 कभी रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर, वापस फर्स्ट कंपोनेंट वापस 1 नहीं बनना चाहिए। जैसे 2 लिखा तो 2 वापस नहीं आना चाहिए फर्स्ट एज ए फर्स्ट कंपोनेंट, तो अगर वो आ गया तो मैंने वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि उस 2 की 2 इमेजेस हो जाएंगी, या उस 1 की 2 इमेजेस हो जाएंगी, 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। एवरी एलिमेंट हैविंग यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैविंग सिंगल इमेज। अब 1 5 पे गया है, 2 5 पे गया, ऐसा हो सकता है तो दोनों की यूनिक इमेज ही है ना, ऐसा थोड़े कि 1 की 2 हो गई, 2 की 2 हो गई। 1 की 5 इमेज है और 2 की भी 5 इमेज है तो सिंगल इमेज है ना, उनकी यूनिकली कनेक्टेड हो रहे हैं वो। चलिए ऐसा ही 3 को 6 के साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट यू कैन डू, अगर आप इसको फंक्शन बना रहे हो। 3 5 हो गया। अब अगर मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, इस एरो डायग्राम को मैं यहीं छोड़ देता हूं, मैं बोलता हूं ये फंक्शन है, तब भी गलत है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? यहां पर 4 बैठा हुआ है फ्री, 4 का तो आपने कोई पेयर बनाया नहीं, तो इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, एवरी, हर एक एलिमेंट पेयर बना रहा होना चाहिए। तो यहां पर 4 तो पेयर ही नहीं बना रहा, तो अभी तक ये फंक्शन नहीं है, तो 4 ने भी पेयर बनाना है, ठीक है। तो मानो आप 4 को 8 के साथ कनेक्ट कर दो, तो 4 को हमने 8 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक पेयर मेरे पास और आ गया, इसको क्लोज कर दो। तो ये जो सेट मैंने बनाया है, ये जो आपको दिख रहा है रिलेशन, दिस रिलेशन इज फंक्शन, ये फंक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो फॉलो हो रही है। एवरी एलिमेंट, यस सर, एवरी एलिमेंट पेयर बना रहा है। कैसे बना रहा है? यूनिकली बना रहा है, सिंगल इमेज ले रहा है अपनी अपनी, तो दिस इज फंक्शन। फिर आप ऐसा सोच सकते हैं सर सेकंड सेट में ना 7 फ्री रह गया, 7 फ्री रह सकता है, जहां सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट है वो फ्री रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फंक्शन ही होता है। हमें जब फंक्शन की डेफिनेशन को समझना है तो आपको फर्स्ट सेट पे ध्यान देना है। दोनों कंडीशन फर्स्ट सेट पे लगी हुई हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट की बात कर रहा है, और वो कैसे कनेक्टेड है, यूनिकली कनेक्टेड है, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही देखना है कि वो कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। सेम चीज मैंने क्लास 11th के वीडियो लेक्चर में भी समझा रखी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। यहां मैं एक ही बता रहा हूं, वहां मैंने 5 6 7 एग्जांपल्स ले रखी होंगी फंक्शन को समझाने के लिए। ओके डियर, वो देख लीजिएगा अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं हुआ। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूंगा, जैसे मैं लिखा 1 2 3 और यहां पर लिख दिया 5 6 7।
अब 1 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, 2 को 5 के साथ कनेक्ट कर दिया, 3 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या ये फंक्शन है? इज इट फंक्शन? यस इट इज फंक्शन। एवरी एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड। यहां पर 6 और 7 को मैंने फ्री रखा हुआ है, वो हो सकते हैं फ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्री हैं, उसके हिसाब से ये फंक्शन की कोई टाइप बन जाएगी जो अभी आप सीखने वाले हो, राइट। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर व्हाट इज फंक्शन। तो अगर ये क्लियर है तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं आपको अभी करवाने वाला हूं कि 1 1 क्या होता है, अनटू क्या होता है, इनटू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, वो सब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। जितने भी आप टाइप्स करने वाले हो वो किसकी टाइप्स हैं? फंक्शंस की। किसकी टाइप्स हैं? फंक्शंस की। इट इज ऑब्वियस वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर ही रहे होंगे। उसके अंदर हल्का सा चेंज होगा, उसकी वजह से उसका कुछ नाम हो जाएगा, बस वो नाम याद रखना है। और जो हल्का सा जो चेंज किया होगा वो चेंज को याद रखना है, दैट्स ऑल। चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नंबर 1 आई एम राइटिंग 1 1 फंक्शन। ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है। विद एग्जाम्पल बताऊंगा, हाउ टू चेक 1 1 वो भी सब बताऊंगा इसी के अंदर। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, समटाइम हम इसको सिंपली इंजेक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्शन लगता है ना कभी वैसा ही कुछ है यहां पर। तो ये बिल्कुल फंक्शन की डेफिनेशन जैसा ही है जो मैंने यहां पर अभी आपको डेफिनेशन बताई है, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम ही है। सिर्फ आपको यहां पर ये जो यूनिकली वर्ड लगा है, यहां पर आपको डिफरेंट वर्ड यूज करना है, डिफरेंट वर्ड यूज करना है। तो आपका वो डेफिनेशन 1 1 का हो जाएगा। फंक्शन का तो होगा ही, साथ में वो फंक्शन कौन सा फंक्शन बन जाएगा? 1 1 फंक्शन बन जाएगा। मैं लिख रहा हूं, यू कैन राइट अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। A function f from a to b is said to be 1 1, is said to be 1 1 फंक्शन, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर इंजेक्शन, इफ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? एवरी एलिमेंट, अरे भाई ये तो आना ही आना है, फंक्शन की डेफिनेशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जिसे आप डोमेन बोलते हैं, फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग व्हाट? different image, having different image in second set, that's all. This is the definition of 1 1 function. every तो रहेगा ही, फंक्शन का डेफिनेशन है। डिफरेंट वर्ड पे फोकस करें कि सर ये डिफरेंट वर्ड का क्या मतलब हो गया। ध्यान से सुनो, यूनिकली डिफरेंट का भी आपको यहां पर मीनिंग समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिए, एक A और दूसरा B। यहाँ पर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग 1 2 3 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 6 7 8। 1 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट किया, फिर 2 को मैंने 6 के साथ कनेक्ट किया, 3 को मैंने 7 के साथ कनेक्ट किया, 4 को मैंने 7 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब पहले हम ये देखें क्या ये फंक्शन है। हाँ भाई ये फंक्शन है, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड। लेकिन जब इसको आप 1 1 के लिए देख रहे हो तो आप ये देखो कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली तो हैं ही हैं, क्या वो डिफरेंटली भी हैं? क्या हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है? ये देखना पड़ता है, इसलिए वर्ड आप यहां पे डिफरेंट यूज कर रहे हैं। देखो 3 की क्या इमेज है यहां पे? 7। 4 की क्या इमेज है? 7। तो 3 और 4 की सेम इमेज हो गई है, क्या? 7। ये गड़बड़ हो गया। अब ये 1 1 नहीं है। 3 एंड 4 की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो जब आप हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनाएंगे और एरो डायग्राम से अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इंजेक्शन लग रहे हैं इंजेक्शन जैसा एरो डायग्राम दिखेगा आपको, इसलिए इसका नाम थोड़ा इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ये, 1 to 1। तो जब आप 1 1 फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं या फिर मैनी वन फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेट पे फोकस रखना है। फर्स्ट सेट पे आपको ध्यान देना है कि उसके एलिमेंट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त ये वाला जो सेट है, ये वाला जो डेफिनेशन मैंने लिया है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अगर 1 1 नहीं तो फिर क्या है अभी बताते हैं। पहले आप समझें ये 1 1 नहीं है क्योंकि इनकी सेम इमेज आ गई, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी। ओके डियर, एक एग्जाम्पल हम यहीं पर और लिखते हैं। देखो, वी हैव ए, वी हैव बी, 2 सेट्स। एक फंक्शन को हम और लिखते हैं 1 2 3 हेयर 4 5 6।
1 की इमेज मैंने 4 कर दी, 2 की इमेज मैंने 5 कर दी, 3 की इमेज मैंने 6 कर दी। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड। यूनिकली तो है, क्या हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है? वो भी देख लो। सर 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। यस सर, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। तो ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। और देखो एरो बनाया ना, इंजेक्शन इंजेक्शन की तरह एरो दिख रहे हैं आपको। या फिर ऐसे समझे कि जब आपको मानो कभी इंजेक्शन लगा हो, एक जगह पे कभी 2 इंजेक्शन लगते हैं एक साथ जैसे यहां पर देखो हो रहा है 3 और 7 दोनों 3 और 4 दोनों 7 पे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है 2 इंजेक्शन एक ही जगह लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3 और 4 एक ही जगह जा रहे हैं, तो ये इंजेक्शन नहीं बना रहे, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बना रहे। तो यहां पर 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, तो इट इज 1 फंक्शन, एवरी एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेज। दैट्स ऑल, बस इतना समझना है। इसको चेक कैसे करना है? कोई फंक्शन आपको गिवन है तो चेक कैसे करना है वो 1 है कि नहीं? एरो डायग्राम से हो जाता है। जब रियल फंक्शंस आपको गिवन होते हैं, रियल फंक्शंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब आप चले जाते हो, हाउ टू चेक, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उसी तरह का बैठेगा आपके एग्जाम में। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। इसी के साथ जो दूसरा है वो मैं आपको समझा देता हूं, दैट इज मैनी वन फंक्शन ये बड़ा मस्त है, मैनी वन फंक्शन। देखो नाम क्या है इसका, मैनी वन। मैनी वन कॉरस्पॉन्डेंस चलती है। मैनी वन हो गया सिंपल वर्ड्स में, जो फंक्शन 1 नहीं है वो हमेशा मैनी वन है दैट्स ऑल, सिंपल डेफिनेशन। जो फंक्शन 1 नहीं है वो हमेशा मैनी वन है। देखो नाम क्या है इसका, मैनी वन। मैनी वन मतलब हो गया दो, जब 2 से ज्यादा एक पे ही जा रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के हैविंग द सेम इमेज। This is the definition of many one function. Definition you can write now. I am just speaking like this. A function f from a to b is said to be many one function if 2 or more elements of first set having same image. That is called many one function. 2 or more elements having the same image in the second set. तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। जैसे यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल बताई थी, 3 और 4 एक पे जा रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, मैनी वन। मैनी वन मतलब यार 2 एक पे ही जा रहे हैं, तो दिस इज मैनी वन। 2 या 2 से ज्यादा एक पे ही जाते हैं, जो उसका नाम है उसी से समझ आ जाता है। तो सिंपल भाषा में जो फंक्शन 1 नहीं है वो मैनी वन है। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो, समझ में आ गया। अब इन दोनों फंक्शंस पे हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हाउ टू चेक 1 फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन। आपने 1 के लिए सीखना है तो मैनी वन के लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए आप सीखेंगे तो अगर वो 1 नहीं निकला तो फिर उसको आपने हमेशा क्या बोल देना है, मैनी वन फंक्शन बोल देना है। ओके डियर, तो ये नोट ध्यान रखें जो अभी हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी। हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, वो आपको ध्यान देना है। हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी, ठीक है, इंजेक्टिविटी, हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी। मेरे बच्चे ध्यान से समझो, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो इस फॉर्म में होगा, y = f of x। इस तरह के फंक्शंस आपको दे रखे होंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन, लाइक x1 x2 दैट फ्रॉम डोमेन। डोमेन बोले तो फर्स्ट सेट। देखो जब भी आप 1 मैनी वन कर रहे हो ना, आपको फर्स्ट सेट पे फोकस करना है, सेकंड सेट को नहीं देखना है। सेकंड सेट में तो हमें इमेजेस को देखना है कि कैसे हो रही है, आपको फर्स्ट सेट पे देखना है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंटली हो रहे हैं या सेम इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, x1 x2 दैट बिलोंग्स टू डोमेन इन जनरल। अब इनको एलिमेंट्स को आपने इस तरह से लिया, सच दैट f of x1 = f of x2। ये क्या था, ये स्टेप है कि आप 2 एलिमेंट जो ले रहे हो और यहां पर आप दिखा रहे हो f of x1 = f of x2, मतलब 2 वो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो और उनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हो। x1 बेटे और x2 ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, और यहां पर आपने x1 पे जो आपको वैल्यू मिलती है वो होती है f of x1, इसी को इमेज बोला जाता है। x2 पे जो वैल्यू होती है उसको बोलता है f of x2, इसी को इमेज बोला जाता है। यानी 2 एलिमेंट आपने डिफरेंट लिए डोमेन के,
लेकिन उनकी दोनों की इमेजेस आप सेम लेके चल रहे हैं, यानी आप उस फंक्शन को मैनी वन मान के चल रहे हैं पहले स्टेप में। तो टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज, इसी तरह से तो आपने लिया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाई होगी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इसको आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देना है, जहां फिर सॉल्व फॉर एक्स वन करना है। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में आपने नोटिस करना है, सेकंड स्टेप हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का। कैसे करनी सिंप्लीफिकेशन, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चेक करना और देखना है कि अगर आपके पास ये रिजल्ट आया x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, ये रिजल्ट आया, यानी कोई और रिजल्ट आया ही नहीं। दो भी कई बार रिजल्ट आते हैं, x1 x2 के इक्वल आ गया और एक रिजल्ट और आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। अभी फिलहाल मैं ऐसा बोल रहा हूं थर्ड स्टेप में कि अगर x1 और x2 इक्वल आ गए और कोई रिजल्ट आया ही नहीं, तो तब आप बोलेंगे ये फंक्शन 1 1 है। लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे देन इट इज 1 1। सर ऐसा क्यों? मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आपने पहले जो दो एलिमेंट लिए x1 x2 जो कि डोमेन के एलिमेंट है, तो इस वक्त तो x1 x2 आप डिफरेंट मान के चल रहे हो और उनकी इमेजेस क्या थी, सेम। तो इमेजेस उनकी सेम थी, दोनों वो डिफरेंट थे। आपने सिंप्लीफाई किया, एंड में आप प्रूव क्या कर रहे हैं थर्ड स्टेप में कि सर x1 x2 ये तो बराबर आ गए। इसका मतलब जो दो आपने डिफरेंट एलिमेंट लिए थे वो डिफरेंट नहीं, वो सेम है, यानी एलिमेंट भी सेम है और उनकी इमेजेस भी सेम है, यानी वो सिंगल एलिमेंट है, यानी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। डायग्राम से समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। स्टार्टिंग में आपने ऐसे माना x1 x2 दो डिफरेंट है और इनकी इमेज आपने सेम ही रखी। मानो वो f ऑफ x रख लेते हैं, एक f ऑफ x1 था, एक f ऑफ x2 था, क्योंकि आप उनको इक्वल लेके चल रहे हो तो मैंने उसको f ऑफ x ही रख लिया, बोथ आर सेम। तो आपने फर्स्ट स्टेप में ये कंडीशन लेके चले कि दीज आर द टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज। ओके, फिर आपने सिंप्लीफाई किया और आपने रिजल्ट देखा, सर x1 और x2 तो दोनों बराबर आ गए और कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा, x1 x2 तो इक्वल आ गए। जब इक्वल आ गए तो भाई ये जो एरो डायग्राम था ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो चुके हैं। अगर ये इक्वल हो चुके हैं तो लेट इट बी x, तो मानो इसको हमने x रख लिया, तो ऑलरेडी वो f ऑफ x के इक्वल तो थे ही, तो ये क्या हो गया 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यहां इंजेक्शन बन गया। बस ये चीज आपको देखनी है, समझनी है। एग्जाम्पल से मैं अभी आपको और समझाता हूं। एग्जाम्पल से पहले ये नोट आप रखें ध्यान में। क्या नोट है, x1 और x2 अगर ये दोनों डिफरेंट हैं फर्स्ट सेट के अंदर, लेकिन इनकी इमेजेस सेम है, ये कंडीशन आपको मैनी वन बताती है, इट इज कंडीशन फॉर मैनी वन। सेकेंड कंडीशन कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं, ये कंडीशन 1 1 बताती है। तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों सेम हैं, x1 x2 सेम है और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये भी दोनों सेम है, ये भी आपको 1 1 बताती है। यानी ये दो कंडीशंस 1 1 की कंडीशंस हैं, और जो पहली वाली कंडीशन है ये मैनी वन की कंडीशन। इनको आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि सामने दिख रहा है। सेकंड और थर्ड में देखो दोनों डिफरेंट, इमेजेस भी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। थर्ड में भी देखो दोनों एलिमेंट सेम, यानी सिंगल एलिमेंट है, और उनकी इमेजेस भी सेम आ रही है, यानी फिर सिंगल इमेज आ रही है, तो एवरी एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट इमेज। ओके, फर्स्ट में क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस एरो डायग्राम, दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट लेकिन उनकी इमेजेस क्या है, सेम आ रही है, यानी दो डिफरेंट है, इमेज सेम है, तो मैनी वन हो रहा है। तो दिस कंडीशन इज फॉर मैनी वन एंड दीज टू फॉर 1 1। ये कंडीशंस को याद रखिए, किसी से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट वाली यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चलते हैं और लास्ट वाली हमारी प्रूव हो जाती है। कई बार प्रूव नहीं भी होती है, वो मैनी वन ही बना रहता है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। तो आई होप द स्टेप्स इज क्लियर। यू हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन सच दैट देयर इमेजेस आर सेम। अब ये देखो एग्जाम्पल पे अप्लाई कर रहा हूं मेरे बच्चे। यहां पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऑन नेचुरल नंबर। ऐसे कोई रिलेशन था ना,
तो रिलेशन आप किस पे डिफाइन करते हो? किसी सेट पे, सेट के बिना तो बात होती नहीं। फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही है, तो हमेशा सेट तो होगा ही। तो यहां मैंने कौन सा सेट ले लिया? नेचुरल नंबर। तो देयर इज अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5। लेट दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एक फंक्शन है, हमें बस चेक करना है ये कौन सा फंक्शन है। ग्राफ मेथड भी है हमारे पास, अभी वो अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इस स्टेप से फॉलो करेंगे ये जो अभी हमने किया। नाउ हाउ टू चेक? पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू टेक टू डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, दैट इज डोमेन। तो डोमेन कौन है यहां पर? नेचुरल नंबर। अब माइंड में आप ये हमेशा रखिएगा कि आपने जो दो एलिमेंट लिए हैं ये नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये आपने रखना है माइंड में। देखो दो एलिमेंट लिए, किस तरह से लिया जाता था? सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। दो डिफरेंट नेचुरल नंबर, इमेज हमने उनकी सेम मान ली। दिस इज द फर्स्ट। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो डायरेक्ट आंसर देंगे। कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह के पॉलिनोमियल टाइप हैं, रैशनल एक्सप्रेशन टाइप हैं, उनको आप हमेशा ये स्टेप्स लगाइए, बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर x1 x2 दो नेचुरल नंबर ले लिए, दोनों की इमेजेस सेम है। अब हम इस चीज की सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। f ऑफ x1 का क्या मतलब हो गया कि यार जो फंक्शन दे रखा है उसमें x1 डाल दीजिए। तो हमारे पास फंक्शन कौन है? x स्क्वायर प्लस 5, डाल दो इसमें x1। तो आपने ऐसे लिख लिया। ओके, x2 फिर फंक्शन में पुट कर दीजिए, यहां पर डाल दीजिए x की जगह x2, और इसको सिंप्लीफाई करके x1 के लिए सॉल्व करो, x1 की वैल्यूज निकालो, जहां जो रिजल्ट आता है उसको देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरे बच्चे यहां से 5 तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहां पर इस स्टेप्स में बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे बड़े मस्त तरीके से क्या करते हैं, सर जी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सर जी x1 इक्वल टू x2, सर और कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा, एक ही रिजल्ट आ रहा है, सर ये 1 1 है। यही गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई जब भी आप इवन पावर्स को कैंसिल कर रहे हो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो यहां पर आप गड़बड़ करते हो इवन पावर के केस में, बड़े एक्साइट हो जाते हो। अरे एक्साइटमेंट ओके होनी चाहिए, लेकिन यहां पर स्क्वायर कैंसिल करते वक्त यहां पे प्लस माइनस का ऑप्शन लेना होता है, ये ध्यान रखें। जैसे आप करते हैं ना क्लास 9 10th में, एक्स स्क्वायर आपका मानो 4 आ गया, सो व्हाट इज एक्स? 2 थोड़े लिखते थे आप एक्स, आप लिखते थे प्लस माइनस 2, यानी पहले आप रूट लिखते थे फिर आपका एक्स आ जाता था सर प्लस माइनस 2। आई ना दो वैल्यूज एक्स की, यहां पर भी दो वैल्यूज आएंगी। आधा समझ? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रखा है? हमारे पास रिजल्ट आ रखा है एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। या तो इसको फैक्टराइज कर लो, x2 का स्क्वायर भी आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, दो फैक्टर्स बनेंगे। थोड़ा सा वो टाइम लग जाएगा दो स्टेप में, बट यहां पर आप ऐसे करो ना कि सर x1 का मैं अगर वैल्यू निकालूं तो मैं उधर ले गया ना इसका स्क्वायर, रूट बन गया, प्लस माइनस आ गया, अंदर है x2 का स्क्वायर। अब आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो सर प्लस माइनस x2। तो आप देखें यहां पर x1 की दो वैल्यूज आ रही है, यानी मेरे पास दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है मेरे पास x1 इक्वल टू x2, और मेरे पास दूसरा रिजल्ट आ रहा है x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब यहां पर डिस्कशन है, क्या डिस्कशन है आपको ये देखना है। देखो x1 इक्वल टू x2 इस पे कोई डिस्कशन नहीं, दूसरे वाले पे सोचना होता है। क्या x1 की वैल्यू माइनस x2 हो सकती है? जब मैं ऐसे आपको सिंपल वर्ड में पूछूं कि आपने जो दो एलिमेंट्स लिए थे, क्या एक एलिमेंट अगर 2 है क्या दूसरा -2 हो सकता है? ये जो दो एलिमेंट लिए हुए आपने नेचुरल नंबर, एक 2 है और दूसरा -2 है, क्या ऐसा हो सकता है? ये जो बोल रहा है x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो आप सोचिए सर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे भाई उसके लिए आपको यही सोचना है कि x1 x2 आपने लिए कहां से हैं, कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, ये कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं? अरे भाई देखो ना ये डोमेन के हैं, डोमेन कौन है? नेचुरल नंबर। तो क्या कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? नो सर, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए भाई साहब ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है x1 इक्वल टू माइनस x2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसको आप छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में ये रिजेक्ट हो गया डोमेन की वजह से। डोमेन चेंज करूंगा तो हो सकता है ये रखना पड़े। तो फिलहाल इस एग्जांपल में जब मैंने डोमेन नेचुरल नंबर रखा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब आपको एक सिंगल रिजल्ट मिला x1 इक्वल टू x2।
तो जब x1 इक्वल टू x2 मिला तो कौन सा फंक्शन हो गया ये 1 1, दैट्स ऑल। यानी जिन दो एलिमेंट्स को आप डिफरेंट मान के चल रहे थे x1 और x2 को, और उनकी इमेजेस आप सेम मान के चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, x1 और x2 तो सेम ही है। यानी कौन सी कंडीशन यहां पे अराइज हुई, हमारे पास ये कंडीशन अराइज हुई कि सर x1 x2 भी इक्वल है और उनकी जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है 1 1। बस लास्ट में आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, हेयर x1 इक्वल टू x2 ओनली, therefore every element of the domain having different image in the codomain, it is 1 1 function, it is injective function, it is injection। अब इसी एग्जाम्पल से मैं आपको इसको मैनी वन समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहां कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने यहां पर ये जो फंक्शन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड था इसको मैंने चेंज कर देना है। इसी फंक्शन को अगर मैं कर दूं रियल नंबर टू रियल नंबर, द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, पैटर्न सेम, कोई बदलाव नहीं। लास्ट में जो आपके दो रिजल्ट्स आ रखे हैं, एक x1 इक्वल टू x2 आ रखा है, एक x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रखा है। दूसरे रिजल्ट को देखो, क्या इसको अब रिजेक्ट करना है रियल नंबर के लिए? क्या एक रियल नंबर अगर 2 है तो क्या उसमें -2 दूसरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, डोमेन के अंदर एक 2 है तो -2 भी हो सकता है। रियल नंबर के अंदर तो सारे रियल नंबर आते हैं, प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, आते समझ। तो जब आपने डोमेन चेंज कर दिया, वहां पे रियल नंबर रख दिया, तो यहां पर आप इस रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, दोनों रिजल्ट यू हैव टू कीप। तो इसका मतलब एक रिजल्ट मेरा अगर 2 है, डायग्राम समझाता हूं, एक नंबर मेरा 2 है और दूसरा -2 है, ये देखना सेम इमेज ले रहे होंगे इस फंक्शन के लिए जो मैंने लिया था, x² + 5 लिया था ना, तो x डालो यहां पर 2, ये वाला नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 सर जी 9, यानी 2 9 के साथ कनेक्टेड है। इसी फंक्शन में आप -2 डालो, सर -2 का स्क्वायर, सर वो भी 4, 4 और 5 सर 9, और 2 और -2 दोनों ले ही सकते हैं क्योंकि ये कौन सा सेट है, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, तो भाई 2 और -2 की सेम इमेज आ रही है 9। ऐसे बड़ी सारी एग्जांपल्स बन जाएंगी। ओके डियर, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। अब यहां पर जो नेचुरल टू नेचुरल था, तो भाई आप इस सेट के अंदर फिर -2 ले ही नहीं सकते ना। नेचुरल टू नेचुरल अगर चल रहे हो, नेचुरल नंबर आपका डोमेन, तो -2 ले ही नहीं सकते, तो हर बार जो नेचुरल नंबर लोगे वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया है मेरे बच्चे। ये तो मैंने एक पैटर्न से आपको समझाया कैसे कैसे करना होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हो, बड़े आराम से सोच के कर सकते हो। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया, f(x) = इवन पावर वाला ही रखता हूँ, x² + 10 ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बट वो जो पैटर्न मैंने बताया उस पैटर्न से नहीं कर रहा हूँ, सोच के करते हैं। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को नेचुरल नंबर के लिए पहले सोचते हैं, नेचुरल नंबर पे डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आप नेचुरल नंबर लो, फर्स्ट वाला आपने लिया 1, ठीक। अब आपने जब 1 लिया तो ये क्या रिजल्ट देगा, सर 1 का स्क्वायर 1, 10 सर 11, तो 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 11 के साथ। अब आप ऐसा सोचो, क्या कोई और ऐसा नेचुरल नंबर है जो मैं इस फंक्शन में डालूं और आंसर मेरा 11 आ जाए? सोचो, नहीं होगा भाई, एक ही नंबर है वो 1 जिससे 11 आ रहा है इस फंक्शन के लिए। अगर नेक्स्ट नेचुरल नंबर आप 2 लोगे, 2, तो आप बताओ यार 2 का स्क्वायर, सर जी 4, 4 सर प्लस 10 सर ये तो 14 हो गया। तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट, तो हर एक इनपुट के लिए आपको डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है फॉर दिस फंक्शन जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। तो इसको मैंने कोई स्टेप्स नहीं लगाए, ये सोचा बस मैंने। ऐसा प्रैक्टिस के बाद आप खुद भी सोच पाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहां पे सिर्फ ये नेचुरल नंबर चेंज कर दूं, रियल नंबर रख लेते हैं जिसमें सारे आ जाते हैं रियल टू रियल। अब इसी फंक्शन के लिए सोचो, तो जब आपने जैसे 1 डाला तो आपका 11 रिजल्ट आया, तो अब आपने ये सोचना है क्या 11 किसी और से आ सकता है? अरे भाई -1 से तो आएगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो -1 का स्क्वायर करूंगा फिर 1 आएगा, 10 करूंगा 11 आएगा, तो फिर हो गया 1 और -1 की सेम इमेज 11। तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो ऐसा आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं एवरी टाइम।
तो यहाँ पर ग्राफ मेथड भी है, अभी उसको एक अलग लेक्चर उसका मैं बनाऊंगा, ग्राफ पे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ में एक्सपर्ट हो, ये पैराबोला है, लाइन इसका स्केच बनाओ बहुत सारे टेस्ट है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सब पता चल जाता है हमें, ठीक है। करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, आज उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो ये था बच्चे डिस्कशन 1-1 और मैनी वन फंक्शन पे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं जो कि इससे भी और ज़्यादा सिंपल है, नंबर 3 पे, दैट इज ऑन टू फंक्शन। क्या नाम है? ऑन टू। ऑन टू पूरा इसको कवर कर लेता है, ऑन टू फंक्शन। दूसरा नाम है इसका सर्जेक्शन। सर्जेक्शन फंक्शन, समटाइम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब आप सर्जेक्टिव फंक्शन और इसी का साथी ऑन टू का जो साथी है वो इनटू, कौन है? इनटू, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे 1-1 मैनी वन के साथ कनेक्टेड है, ऑन टू इनटू के साथ कनेक्टेड है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? अच्छा, ऑन टू इनटू में आपको कोडोमेन पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखना। ऑन टू इनटू के लिए कोडोमेन पे फोकस करना है, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है कोडोमेन से कनेक्टेड है। मैनी वन और 1-1 का डोमेन से कनेक्टेड, डोमेन के जो है एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं हम। यहां पर आपको सेकंड सेट के एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। तो ऑन टू का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कह रहा फंक्शन f फ्रॉम a टू b, a डोमेन b कोडोमेन। अब फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी onto function, is said to be onto function if every element of codomain अब क्या लिखना है? कोडोमेन। if every element of codomain, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, every element of codomain having pre-images in domain, then it is onto function। तो यहां पर कहानी कुछ इस तरह से है कि आपको सेकंड सेट पे फोकस करना है। जो सेकंड सेट आपका कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो डोमेन के अंदर क्या होती है? प्री इमेजेस होती हैं, और कोडोमेन के अंदर इमेजेस होती हैं। ये हमें पहले से पता है, 11th में हमने पढ़ रखा है। आपको अगर नहीं पता प्लीज 11th क्लास का वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, 2-4 जो मैंने बना रखे हैं, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेजेस क्या होती है, प्री इमेजेस क्या होती है, सारी चीजें वहां मैंने बता रखी हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, क्या कह रहा है? ऑन टू सेकेंड फंक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। डायग्राम से अंडरस्टैंड करें मेरे बच्चे। हम यहां पे 2 सेट लेंगे, एक ले लिया मैंने 1 2 3, ये हमारा डोमेन आ गया, और एक मैंने ले लिया b 4 5 6 जो कि कोडोमेन आ गया। अब कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सर जी? 4 5 6। अरे भाई इन 4 5 6 तीनों की यहां पे प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। और फंक्शन की डेफिनेशन तो हमेशा फॉलो होनी चाहिए, ऐसे ही इमेजेस मत बना दीजिएगा प्री इमेजेस। फंक्शन क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसी की टाइप है, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो फॉलो होनी चाहिए। देखें यहां पर 1 को मैंने 4 के साथ कनेक्ट किया, 2 को मैंने 4 के साथ कनेक्ट किया, और 3 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट किया। फंक्शन की डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड। अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? जो आपने 2 अभी पढ़ दिए, 1-1 है सर? नहीं है 1-1, क्योंकि 1-2 की सेम इमेज है 4। क्या सर ये मैनी वन है? यस सर मैनी वन तो है, ये 1 और 2 की सेम इमेज है 4, मैनी वन है। क्या ये ऑनटू है जो आप डिस्कस कर रहे हो? क्या ये ऑनटू फंक्शन है? तो ऑनटू फंक्शन में क्या देखना है? अरे पहले कोडोमेन को देखो ध्यान से, क्या उसमें कोई एलिमेंट फ्री बैठा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है? देखो 4 की जो प्री इमेज है वो 1 है, 4 की जो प्री इमेज है वो 2 भी है। प्री इमेजेस 2 हो सकती हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स की। 5 की प्री इमेज 3 है, ओके। 6 की क्या प्री इमेज? अरे 6 की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये फ्री बैठा हुआ है। इस टाइम पे ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। अगर ये ऑनटू नहीं तो फिर कौन सा फंक्शन है? मैनी वन तो है ही है। तो मेरे बच्चे जो फंक्शन ऑनटू नहीं होते वो हमेशा इनटू होते हैं, तो ये इनटू फंक्शन है। जैसे कोई फंक्शन अगर 1-1 नहीं है वो हमेशा क्या होता है? मैनी वन, और जो फंक्शन ऑनटू नहीं होता वो हमेशा इनटू होता है। तो इनटू का क्या डेफिनेशन हुआ? देयर इज at least one element in the codomain which has no pre-image in the domain। सेकेंड सेट में कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी प्री इमेज नहीं होती डोमेन में। एक कम से कम ऐसा होना चाहिए अगर उसको इनटू बनना है। 2 भी फ्री बैठ सकते हैं, 3 भी फ्री बैठ सकते हैं, कितने ही फ्री बैठ सकते हैं।
लेकिन अगर कम से कम एक फ्री बैठा है तो मानो वो इनटू हो गया। तो अभी ये एग्जाम्पल किसकी है, इनटू की है। आई होप आपको ऑनटू का डेफिनेशन भी समझ में आ गया इनटू का। तो मैं यहां पर ऑनटू का एग्जाम्पल ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को 5 के साथ कनेक्ट कर दो, 4 को 7 के साथ कनेक्ट कर दो, 3 को 6 के साथ कनेक्ट कर दो, 2 को 8 के साथ कनेक्ट कर दो। कोड मेन पे फोकस करो। कोड मेन में कितने एलिमेंट्स हैं कोड मेन के? सर 5 6 7 8 4 एलिमेंट्स हैं। क्या सभी के सभी प्री इमेजेस बना रहे हैं अपनी? उनकी प्री इमेजेस हैं? यस सर, 5 की 1 है, 6 की भी है सर, 7 की भी है सर, 8 की भी है, सबकी प्री इमेजेस हैं। यानी जो पूरा जो सेकंड सेट है वो कंज्यूम्ड होता है, वो उसमें कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठा जाना चाहिए। सिंपल बस इतना सही। तो दिस इज ऑनटू फंक्शन, दिस इज व्हाट ऑनटू फंक्शन। ओके, दैट्स ऑल। बाकी जो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन को तो हमेशा फॉलो होना ही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑनटू एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनटू। इनटू अगर डेफिनेशन चाहते हैं सिंपल वर्ड में, अ फंक्शन विच इज नॉट ऑनटू दैट इज इनटू। डिटेल में डेफिनेशन चाहते हैं तो क्या करना है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, लिख लें आप, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट, there is at least one element in the codomain has no pre-image in the domain। कम से कम एक एलिमेंट कोडमेन में ऐसा हो जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती, उसको हम इनटू बोलते हैं। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। अब हम एग्जाम्पल्स, एरो डायग्राम मैंने आपको बता दिया। रियल वैल्यूड फंक्शन को कैसे चेक करना है ऑनटू के लिए, वो ध्यान देना बच्चे, ठीक है। अब यहां पर रूल समझाने से पहले एक चीज नोट करो, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी ये इमेजेस होती हैं सेकंड सेट के अंदर, जितनी भी इमेजेस होती हैं वो रेंज कहलाता है। दैट यू नो, क्या कहलाता है? वो रेंज कहलाता है। तो यहां पर ऑनटू की डेफिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब पूरा कोडमेन रेंज बन जाए, उस टाइम पे वो फंक्शन ऑनटू होता है। यहां पर देखें इस एग्जांपल में जो सेकंड सेट हमारा बी है, कोडमेन है, वो पूरा सेट रेंज नहीं बन पा रहा है। रेंज में सिर्फ 3 आ रहे हैं, 4 5 और 2 आ रहे हैं, 4 और 5, 6 रेंज में नहीं आ रहा। तो अगर 6 भी आ जाता तो मेरा पूरा कोडमेन रेंज बन जाता। ऑनटू को आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसलिए यहां पर नोट में क्या लिख रहा हूं कि जब आपका कंप्लीट कोडमेन क्या बन जाए? रेंज, तो उस टाइम पे वो फंक्शन ऑनटू होता है। दिस इज अ शॉर्टकट वे आउट हाउ टू चेक ऑनटू फंक्शन। अगर आपको फंक्शंस के रेंज निकालना आते हैं, रेंज, यू कैन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो गया। सिंपली जो फंक्शन दिया उसका रेंज निकालो। अगर वो रेंज पूरा कोडमेन के इक्वल आ जाता है तो वो ऑनटू है। अगर कोई एलिमेंट कम है, ठीक है, कोडमेन हमेशा बड़ा ही होगा। कोडमेन जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडमेन का, दैट यू नो। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडमेन। तो रेंज जहां तो छोटा आएगा जहां बराबर आएगा, जब बराबर आ गया तो वो ऑनटू हो गया। जब रेंज थोड़े एलिमेंट उसमें कम है, कोडमेन के एलिमेंट ज्यादा है, तो उस टाइम पे वो इनटू होता है। एज सिंपल एज इट इज। तो ये तो एक शॉर्टकट वे आउट हो गया। लेकिन बहुत से बच्चों को रेंज में प्रॉब्लम आती है कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए भी मैंने क्लास 11th के वीडियो लेक्चर बना रखे, हाउ टू फाइंड रेंज, डिटेल में। तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए वेवी कर्व मेथड वगैरह में सीखना पड़ता है, वो भी मैंने आपको 1 घंटे का लेक्चर है कम से कम वेवी कर्व मेथड का, वो भी सिखा रखा है। तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड रेंज। तो आपके लिए बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को रेंज फाइंड नहीं करना आता, उसके लिए मैं ये स्टेप्स जो बता रहा हूं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ध्यान से देखें मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वन एलिमेंट फ्रॉम द कोडमेन। ये पहला स्टेप आपका। लेट दैट एलिमेंट इज वाई, वाई बिलोंग्स टू कोडमेन। लेट वाई बिलोंग्स टू कोडमेन सच दैट, इसको इस तरह से लेना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर ये जो रिलेशन आप लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसको करना है सॉल्व फॉर एक्स। यानी एक तरह से आप उस फंक्शन का इनवर्स कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और यू कैन से वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी वाई सॉल्व हो रखा है एक्स की टर्म में, इसको इंटरचेंज करना है। आपको एक्स को सॉल्व करना है फॉर वाई, यानी एक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वाई।
तो यहां पर सॉल्व फॉर एक्स जब आप करेंगे तो आपके पास एक्स आएगा जो कि वाई की फॉर्म में आएगा, यानी पहले होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाद में आपको उसको बनाना है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहां तक आपको पहुंचना है। रेंज में भी आप यही करते हो, जब आप रेंज फाइंड करते हो ना फंक्शंस का, उसमें भी आप यही कर रहे होते हो। तो ये सेम चीज आपको यहां पे करनी है। फिर कईयों को रेंज देखना नहीं आता, वेविका मेथड के में प्रॉब्लम रहती है, तो हम आपको यहां सिंपल वे बताएंगे। आपको फिर क्या करना है, जब आपने x को लिख दिया ना y की टर्म में, तो यहां पर ये जो y है ये कोड डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यहां पर ये समझना है, ये देखना है, फॉर ऑल y, इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड डोमेन। y कहां का है, y कहां का है, कोड डोमेन का। y कहां का है, कोड डोमेन का। फिर ये कह रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड डोमेन, यानी जितने भी y जो कोड डोमेन में बैठे हुए हैं, अगर उन सबके लिए ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट x that belongs to domain, then it is onto function। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझें, मैं फिर से बताता हूं कि मैंने क्या लिखा। इसका ये मतलब है, सिंपल सा ये बोल रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड डोमेन, कि कोड डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट से हमें x मिल रहा है, और वो सभी के सभी x कहां के एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट हैं। तो उस टाइम पे ये ऑनटू हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी एक ऐसा y आपको मिला जो कोड डोमेन के अंदर तो है, लेकिन उससे जो आपको x मिल रहा है वो डोमेन में नहीं है, तो तब वो इनटू हो जाएगा, क्योंकि आपने x को किसकी फॉर्म में लिखा है, एफ ऑफ y। तो y यहां पर पुट करेंगे ना आप, कोड डोमेन के एलिमेंट्स जो आपको दे रखे होंगे, कोड डोमेन के जो आपको एलिमेंट्स दे रखे होंगे वो आप यहां डालेंगे y की जगह, और आपको क्या मिलेगा, x मिलता रहेगा। और x कहां का एलिमेंट होता है, डोमेन का। तो अगर ऐसा y डाल दिया जो कोड डोमेन में तो था, लेकिन जो x आया वो डोमेन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब हो गया कोड डोमेन का जो एलिमेंट है वो अपनी प्री इमेज ही नहीं ले रहा डोमेन में। डायग्राम से समझाता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। मेरे बच्चे, हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, लेट इट बी एक्स स्क्वायर प्लस 3, सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि आज डेफिनेशन समझ रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल चल रही है। एक्सरसाइज करूंगा उसमें कोई टफ डिफिकल्ट जो भी है सब कवर हो जाएगा। तो इसको भी नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर पे डिफाइन। याद रखना इसका कोड डोमेन नेचुरल नंबर है और इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप कोई एलिमेंट लो डोमेन से, डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर, सेकंड सेट कौन है, नेचुरल नंबर। तो आपने y लिया नेचुरल नंबर सच दैट, उसको इस तरह से लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। कहने का मतलब जो आपके फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसको आप लेट कर लो y के इक्वल, दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका ये फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू वाई। अब y निकला हुआ x की टर्म में, यहां से x फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं x को फाइंड कर रहा हूं। तो मैंने 3 उधर ट्रांसफर कर दिया, मेरा x आ गया सर प्लस माइनस रूट y माइनस 3। x क्योंकि नेचुरल नंबर है, x क्योंकि नेचुरल नंबर है तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ दो। तो आपके पास x क्या निकला, सर जी रूट ऑफ y माइनस 3। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चे, आपने ये जो x की वैल्यूज निकाल दी हैं इन टर्म्स ऑफ y, अब आपको y यहां पे पुट करना होता है। अगर आपको रेंज देखना नहीं आता तो आप ऐसा करें, ये y कहां का एलिमेंट है, कोड डोमेन का, और कोड डोमेन क्या है, नेचुरल। अरे यार इस y की जगह नेचुरल नंबर पुट करना स्टार्ट कर दो। पुट सभी नहीं करने होते हैं, सोच के ही समझ में आ जाता है। अब यहां पर y की जगह नेचुरल नंबर पुट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, आइडिया मिल जाएगा आपको। देखो पहला ही नेचुरल नंबर में 1 डालता हूं। सपोज करो मैंने मैंने लिखा फॉर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या डाला मैंने, 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर से है हमारा y, तो मैंने यहां डाला 1। तो जैसे मैंने 1 डाला, जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, सर जी 1 माइनस 3, वो तो -2 होता है। और जो -2 मिला, क्या ये नेचुरल नंबर है, रूट -2 जो मिला, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये तो इमेजिनरी हो गया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जो सेकंड सेट था उसके अंदर 1 तो बैठा हुआ है, जब मैं इसकी प्री इमेज ढूंढ रहा हूं डोमेन के अंदर, यानी जब मैं x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं तो 1 के लिए तो कोई x की वैल्यू मेरे को मिल ही नहीं रही है, तो 1 किसी के साथ कनेक्टेड है ही नहीं है, तो 1 तो फ्री बैठा हुआ है। आता है समझ। लेकिन कई बार क्या होगा कि आप y पुट करते जाओ, आपको x, हर बार जो x मिलेगा वो इसी सेट का एलिमेंट मिलता रहेगा एवरी टाइम,
उस टाइम पे वो ऑन टू होता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं y मिला मेरे को, y मैंने पुट किया 1 और x मिला मेरे को मिला √-2। इसके लिए आप लिख सकते हैं here for y is equal to 1 I am getting x minus √-2 that does not belongs to domain. That does not belongs to domain. It means the one has no pre-image in the domain, so it is not onto function. As simple as it is. ऐसा एक नहीं, बहुत सारे होंगे जो फ्री बैठे होंगे, बहुत सारे नेचुरल नंबर। अब आप सोच सकते हैं कहां से कहां तक। देखिए यहां पर अगर आप 3 डालेंगे तब भी 0 आ रहा है, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 3 से आगे जो नेचुरल नंबर है वो कुछ वाले दे सकते हैं आपको प्री इमेज इन द डोमेन, बाकी वाले नहीं देंगे। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। रेंज निकालना आता है तो वो बड़ा आसान काम है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो रेंज से ही भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। चलिए, तो सिंस इट इज नॉट ऑन टू, तो ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, दैट्स ऑल। तो ये हो गए हमारे 4 फंक्शन। आज मैं एक सिंगल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर मेरा पूरा डेफिनेशन पे फोकस है कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी डेफिनेशंस क्या होती हैं। आगे हम क्वेश्चंस तो बहुत सारे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट इज नंबर 5, बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा? बाइजेक्टिव फंक्शन। बताइए क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑनटू दोनों हो, दैट्स ऑल। जैसे लास्ट में रिलेशन में गया था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस बोल दिया। तो बाइजेक्टिव भी कुछ ऐसा ही है, इसमें 2 फंक्शंस होना जरूरी है, 2 क्वालिटी ये होल्ड करना चाहिए। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, दैट्स ऑल। 1 1 1 ऑनटू, बस ये 2 क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए एज वेल एज ऑनटू भी होना चाहिए। दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, एज सिंपल एज इट इज। एग्जाम्पल्स क्या? हाउ टू चेक में 1 1 और ऑनटू ही आता है। मानो कोई फंक्शन आपको दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट इट बी x³ + 5, और यहां पर इसको रख दिया रियल लेते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो आपको बोला चेक करो इज इट बाइजेक्टिव। तो डायरेक्ट बाइजेक्टिव चेक नहीं होगा, आपने पहले इसको चेक करना है 1 1 के लिए, आपने पहले इसको चेक करना है 1 1 के लिए, और फिर चेक करना है ऑनटू के लिए। और दोनों को कैसे चेक करते हैं 1 1 ऑनटू, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो बाइजेक्टिव को सिर्फ याद ही रखना है कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, जो 1 1 और ऑनटू दोनों, एज सिंपल एज इट इज। बाकी इस टाइप की एग्जांपल्स मैं बहुत सारी करवाने वाला हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में यही 5 डेफिनेशंस हम रखेंगे। छोटी छोटी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि जो कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, वो सारी कंफ्यूजन आपकी नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। आज आप डेफिनेशंस को बस आप फॉलो करें कि क्या डेफिनेशंस हैं। ओके डियर, तो तब तक अपना ख्याल रखें बच्चे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।